हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम इस वीडियो में एमबीए थर्ड सेमेस्टर के इंडस्ट्रियल रिलेशन सब्जेक्ट की थर्ड यूनिट को डिस्क्राइब करेंगे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है एम्प्लॉय हेल्थ। एम्प्लॉय हेल्थ, देखो किसी भी फैक्ट्री में एम्प्लॉय की हेल्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज एम्प्लॉय की हेल्थ अगर स्ट्रांग रहेगी तो उससे क्या होगा कि हम ऑर्गेनाइजेशन में उसके एब्सेंटिज्म को यहाँ पर कम कर सकते हैं। अब हमें अगर एम्प्लॉय हेल्थ को पढ़ना है तो हमें यहाँ पर फैक्ट्रीज एक्ट 1948 को भी पढ़ना होगा। और अगर मैं फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के पहले की बात करूँ तो यहाँ पर एम्प्लॉय हेल्थ की प्रोटेक्शन के लिए भी कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव प्लान नहीं दिया गया था। अंडर दिस एक्ट वेरियस प्रोविज़न प्रोवाइड करवाए गए हैं इस एक्ट के थ्रू, जिसमें हम यहाँ पर एम्प्लॉय के हेल्थ को डिस्क्राइब कर सकते हैं। आर्टिकल 11 टू आर्टिकल 20 के बीच में हम एम्प्लॉय की हेल्थ को या फैक्ट्री के बारे में क्या मतलब फैसिलिटी रहना चाहिए एक एम्प्लॉय के लिए, मतलब एम्प्लॉय की हेल्थ के लिए, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल 11 को हम डिस्क्राइब करते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। तो आर्टिकल 11 में यहाँ पर क्लीन लाइंस की बात की गई है। देखो फैक्ट्री में जो भी वर्क रूम्स है, स्टेज एरियाज है, स्टेज कैसेस कहना चाहिए, या फिर जो भी पैसेज है, तो यहाँ पर उनका हमें डेली जो डर्ट है या डस्ट है उसको क्लीन करते रहना चाहिए। या फिर जो कहना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन के जो भी या फैक्ट्री के जो भी वर्क रूम है, वर्क प्लेस है, तो वहाँ पर उनका इन डिसफेक्टेड या फिर जो अदर क्लीनिंग प्रोसेस होती है उसके थ्रू यहाँ पर हमें उनको क्लीन करते रहना चाहिए वर्क रूम्स को वीकली। ठीक, उसके बाद में हम यहाँ पर एक फैक्ट्री में ड्रेनेज की फैसिलिटी भी रहना चाहिए, जिससे क्या होगा कि पानी जमा नहीं होगा। गंदा पानी भी जमा रहता है तो देखो उससे भी बहुत सारी बीमारियाँ फैलती है, उसके बीमारियाँ फैलने के भी चांसेस होते हैं। मच्छर मक्खी बहुत सारी चीज़ें होती है जो क्या करती है कि वर्कर्स की हेल्थ पर इफेक्ट डालती है। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखो पेंटिंग और वार्निशिंग की भी फैसिलिटी एक फैक्ट्री में होना चाहिए। जैसे जो सीलिंग है या फिर जो वॉल्स है तो उनका कम से कम एक बार तो पेंटिंग या वार्निशिंग होना चाहिए। अगर फैक्ट्री में शटर हैं तो शटर की पेंटिंग और वार्निशिंग होना चाहिए। डोर है, विंडोज़ है, अगर वो लकड़ी के हैं तो लकड़ी पर भी पेंट किया जाता है, वरना उनमें भी कीड़े लग जाते हैं। तो इस तरीके से एक फैक्ट्री में क्लीन लाइंस को बनाए रखना चाहिए, जिससे क्या होगा कि एम्प्लॉय की हेल्थ भी स्ट्रांग रहेगी और वो अपने काम पर भी प्रॉपर फोकस कर पाएगा। तो ये क्लीन लाइंस की बात कौन से आर्टिकल में की गई है? आर्टिकल 11 में। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 12। देखो आर्टिकल 12 में क्या दिया हुआ है? डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज एंड इन्फ्लुएंट्स। अब देखो जो फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के टाइम पर जो भी वेस्टेज निकल रहा है, रॉ मटेरियल या एक्सटर्नल डिस्चार्ज निकल रहा है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए या फिर उसके यहाँ पर कहना चाहिए कि डिस्पोजल के लिए अरेंजमेंट होना चाहिए। बिकॉज देखो यहाँ पर जो फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर जो भी वेस्टेज निकल रहा है या रॉ मटेरियल निकल रहा है, अगर आप इसको ऐसे कहीं पर भी फेंक दे रहे हो, जिससे क्या हो रहा है कि सड़ रहा है, गल रहा है, गंदी सी स्मेल आ रही है उसमें से, तो उससे क्या होगा कि देखो वर्कर्स जब ब्रीथ मतलब सांस लेगा तो सांस के थ्रू क्या होगा कि वो गंदी स्मेल अंदर जाएगी, जिससे क्या होगा कि फेफड़ों पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। जिससे क्या हो रहा है कि एम्प्लॉय की हेल्थ पर यहाँ पर इफेक्ट पड़ रहा है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। तो यहाँ पर जब मतलब फैक्ट्री में जो भी वेस्टेज है या जो भी रॉ मटेरियल है, इन्फ्लुएंट्स है, तो उनके मतलब कहना चाहिए कि डिस्पोजल के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट भी एक फैक्ट्री में होना चाहिए। ये कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? आर्टिकल 12 में दिया गया है। फिर है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में दिया हुआ है वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर। अब देखो फैक्ट्री में फ्रेश एयर के कम्युनिकेशन के लिए वेंटिलेशन भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि बाहर की शुद्ध हवा हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट करती है हमारी हेल्थ पर। तो अब देखो यहाँ पर जो टेम्परेचर है, फैक्ट्री का जो भी टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके भी रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो वर्कर की हेल्थ पर नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा है। देखो आप क्या बहुत ज़्यादा ठंड में रह सकते हो? क्या नहीं रह सकते हो? या बहुत ज़्यादा गर्मी में रह सकते हो? क्या नहीं रह सकते हो? तो एक प्रॉपर टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना भी चाहिए। या फिर जैसे कोई मतलब सीलिंग है या फिर वॉल्स है, तो उसको भी ऐसे डिज़ाइन करना चाहिए जिससे हम टेम्परेचर को मेंटेन कर सके।
अब देखो जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, स्टेट गवर्नमेंट भी फैक्ट्री में जो वेंटिलेशन है और टेम्परेचर है इसके स्टैंडर्ड को यहाँ पर फिक्स्ड करती है। और जिस मतलब जहाँ फैक्ट्री है उस फैक्ट्री के एरिया का जो चीफ इंस्पेक्टर है, अगर उसको भी ऐसे लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन के टेम्परेचर को कम किया जाना चाहिए तो वो ऑर्डर देता है किसको, कंपनी के या फैक्ट्री के ऑनर को देता है। और उस ऑर्डर लेटर में सारी चीज़ें मेंशन होती है कि आप फैक्ट्री के टेम्परेचर को कैसे कम कर सकते हो, उसका क्या सॉल्यूशन है और आपको और उस चीज़ को आप कब तक लागू रखोगे, वो सारी चीज़ें उस ऑर्डर लेटर में मेंशन होती है। ये था आर्टिकल 13। उसके बाद में है आर्टिकल 14(1). तो इसमें बात की गई है डस्ट एंड फ्यूम्स की बात की गई है। अब देखो इसमें कहा गया है कि जो मतलब फैक्ट्री है, फैक्ट्री में जो भी डस्ट है, फ्यूम्स है या अदर इम्प्योरिटीज़ निकलती है तो ऐसे सोर्स को बंद कर देना चाहिए। या फिर देखो क्या होता है, मतलब क्या होगा कि जो फ्यूम्स है या फिर जो स्मोक हम कह सकते हैं, डस्ट कह सकते हैं या अदर इम्प्योरिटीज़ रहती है, वो सारी चीज़ें एक वर्कर की हेल्थ के लिए हार्मफुल या ऑब्जेक्शनल हो सकती है। और देखो आपने देखा भी होगा कि फैक्ट्रीज़ में वो मतलब चिमनी लगी रहती है, जो भी फ्यूम्स या स्मोक निकलता है उसको बहुत ऊपर ओपन एयर में छोड़ने के लिए। तो ऐसी सारी फैसिलिटी एक फैक्ट्री में या ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि ये जो फ्यूम्स है या स्मोक है वो ब्रीथ के साथ में वर्कर के अंदर स्टोर नहीं होगा। और स्टोर अगर हो भी रहा है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालना चाहिए। फिर उसके बाद में है आर्टिकल 15। इसमें बात की गई आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन। देखो अब कमरे की जो हवा है उसमें नमी बनाए रखने के लिए यहाँ पर आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन का यूज़ किया जाता है। अब देखो जो फैक्ट्री के ऑक्यूपियर्स है, ऑक्यूपियर्स को यहाँ पर जो ह्यूमिडिफिकेशन है इसके स्टैंडर्ड को यहाँ पर फॉलो करना चाहिए। इसको ह्यूमिडिफिकेशन को इंक्रीज़ करने के लिए जो ऑक्यूपियर्स हैं उसको यहाँ पर प्रॉपर मेथड का यूज़ करना चाहिए। मतलब ऑक्यूपियर्स मीन्स होता है ठेकेदार या फिर किराएदार हम कह सकते हैं। तो जो फैक्ट्री का किराएदार है या जो ठेकेदार है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि जो ये आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन है हम इसके स्टैंडर्ड को फॉलो करें और इसको इंक्रीज़ करने के लिए प्रॉपर मेथड का भी हम यहाँ पर यूज़ करें। फिर यहाँ पर देखो जो मतलब कहना चाहिए और जो ऑक्यूपियर्स है वो यहाँ पर इस चीज़ को भी श्योर करे कि फैक्ट्री में प्रॉपर वेंटिलेशन है या नहीं और कूलिंग है या नहीं। इस चीज़ को भी यहाँ पर जो ऑक्यूपियर्स है उसको यहाँ पर श्योर करना होता है। और जो आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन है इसमें जो वाटर यूज़ होता है उस वाटर को यहाँ पर पब्लिक सप्लाई या फिर जो ड्रिंकिंग वाटर के अदर सोर्सेस है उससे लिया जाना चाहिए। अब जो ये आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन है ये कहाँ यूज़ होता है, ये होता है क्लॉथ फैक्ट्री में यूज़ होता है। क्लॉथ फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर जो फाइबर यूज़ होता है उसकी क्वालिटी को बनाए रखने के लिए यहाँ पर जो ये ह्यूमिडिफिकेशन है इसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इससे देखो नमी बना के रखा जाता है। नॉर्मली मतलब ये कौन सी क्लॉथ फैक्ट्री में यूज़ होता है, जो कॉटन क्लॉथ फैक्ट्री रहती है वहाँ पर ये ज़्यादातर यूज़ होता है। फिर उसके बाद में है आर्टिकल 16A। इसमें बात की गई है ओवर क्राउडिंग की। तो देखो नॉर्मली किसी को भी ओवर क्राउड पसंद नहीं होता है। देखो कई बार ऐसे होता भी है ना कि ओवर क्राउड में जाने से नॉर्मली किसी की भी तबीयत ख़राब हो जाती है, मतलब चक्कर आना, फिर बेहोश हो जाना, बीपी बढ़ जाना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है ओवर क्राउड में जाने से। तो एक फैक्ट्री में भी ओवर क्राउड मतलब मेंटेन करके रखना चाहिए ताकि जो वर्कर्स है उनकी हेल्थ पर नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े। फैक्ट्रीज में ऑल वर्कर्स के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ स्पेस रिक्वायर्ड है। अगर एग्जिस्टिंग फैक्ट्री है तो वहाँ पर वर्कर के लिए 9.9 क्यूब मीटर का स्पेस रहता है। और अगर न्यू फैक्ट्री है तो न्यू फैक्ट्री में पर वर्कर के लिए 14.2 क्यूब मीटर का स्पेस यहाँ पर अवेलेबल रहता है। अब फॉर एग्जांपल जैसे एग्ज़ाम के टाइम में आपने देखा होगा स्कूल या कॉलेज में कि एक रूम में आप कितने बच्चों को बिठाने वाले हो उसका अरेंजमेंट पहले से ही करके रखा जाता है। क्यों? ताकि एग्ज़ाम के टाइम पर ज़्यादा क्राउड ना हो, सारी
फैसिलिटी जो हम बच्चों को देने वाले हैं उसको हम अच्छे से मेंटेन कर सके, मतलब कितने बच्चे बैठने, जैसे एक रूम में 10 या 20 बच्चे बैठने वाले हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो आप उस एग्ज़ाम हॉल में या एग्ज़ाम रूम में जैसे 20 कॉपी, 20 पेपर, इन सारी चीज़ों का अरेंजमेंट करोगे, 20 डेस्क होना चाहिए, टीचर का अरेंजमेंट। तो देखो, अगर आपको पता है कि एक रूम में आप कितने स्टूडेंट को बिठाने वाले हो तो आप उसमें यहाँ पर अरेंजमेंट पहले से ही बहुत अच्छे करके रख सकते हो। तो वैसे ही फैक्ट्री में भी होता है कि प्रॉपर यहाँ पर एक रूम में आप कितने वर्कर्स से वर्क करवाने वाले हो उसका अरेंजमेंट किया जाता है, ताकि जिससे क्या हो कि ज़्यादा क्राउड भी ना हो, जो वर्कर्स है वो अपने काम पर फोकस भी कर पाए और उनकी हेल्थ भी अच्छी बनी रहे। फिर उसके बाद में आर्टिकल 17 में बात की गई है लाइट की। तो देखो, जो फैक्ट्रीज है, फैक्ट्रीज में प्रॉपर या सफिशिएंट लाइट होना चाहिए। जहाँ पर वर्कर्स वर्क कर रहे हो या जहाँ पर वर्कर्स का आना जाना लगा रहता हो, तो वहाँ पर प्रॉपर या सफिशिएंट लाइट का होना बहुत ज़रूरी है। अब देखो, यहाँ पर जो लाइट है वो भी इतना ज़्यादा भी लाइट नहीं होना चाहिए कि जो वर्कर्स है उनकी आंखों पर उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़े या कोई एक्सीडेंटल कंडीशन क्रिएट हो। जैसे आपने कभी देखा भी होगा, नॉर्मली हम सब लोग जानते हैं, जैसे हम कहीं जा रहे हैं नाइट के टाइम पर, तो जब सामने वाली गाड़ी से लाइट आता है तो हमारी आंखों पर भी हम अच्छे से सामने का नहीं देख पाते, मतलब क्या हो रहा है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है और एक्सीडेंटल कंडीशन भी वहाँ पर बन सकती है। तो एक फैक्ट्री में भी इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि प्रॉपर लाइट रहे, लेकिन इतना भी ज़्यादा लाइट ना रहे कि आपके साथ में एक्सीडेंटल कंडीशन क्रिएट हो जाए या फिर आपकी आंखों पर नेगेटिव इफेक्ट पड़े। अब यहाँ पर देखो, जो लाइट है, लाइट यहाँ पर जो नेचुरल सनलाइट रहता है वो भी प्रॉपर होना चाहिए, और जो हम आर्टिफिशियल मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं वो दोनों लाइट का अरेंजमेंट सफिशिएंट होना चाहिए वर्कर्स के लिए एक फैक्ट्री में। फिर उसके बाद में है आर्टिकल 18। अब यहाँ पर जो आर्टिकल 18 है उसमें हम ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी की बात करते हैं। अब देखो, जो फैक्ट्री में कन्वीनियंट पॉइंट है तो वहाँ पर सफिशिएंट या फिर इजीली जो ड्रिंकिंग वाटर है उसकी सप्लाई होना चाहिए। फिर यहाँ पर जो मतलब कहना चाहिए, जो ड्रिंकिंग वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर पॉइंट रहते हैं तो उनको यहाँ पर मतलब ईजी लैंग्वेज में मार्क करके रखना चाहिए। जैसे आपने देखा भी होगा कि पीने का पानी कहाँ है, तो ऐसे रिमार्क करके बना दिया जाता है। तो ये एक ईजी लैंग्वेज में बना करके या मार्क करके रखना चाहिए, जिससे जो वर्कर है वो इजीली समझ जाए कि पीने का पानी कहाँ पर है। फिर उसके बाद में जो ड्रिंकिंग वाटर की लोकेशन रहती है, लोकेशन यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप वॉशिंग प्लेस पर के आसपास में बना दी हो या टॉयलेट है आसपास या फिर यूरिनल्स है, तो ऐसी जगह पर जो ड्रिंकिंग वाटर है उसकी लोकेशन नहीं होना चाहिए। कूल ड्रिंकिंग की फैसिलिटी होना चाहिए। मोर देन 250 वर्कर्स को आप फैक्ट्री में जो गर्मी के टाइम पर मतलब हॉट वेदर में यहाँ पर कूल ड्रिंकिंग अवेलेबल करवा सको, प्रोवाइड करवा सको, ऐसी फैसिलिटी एक फैक्ट्री में होना चाहिए। फिर उसके बाद में आर्टिकल 19 देखो 19 यहाँ पर देखो बात की गई है टॉयलेट्स एंड यूरिनल्स की। तो देखो, एक फैसिलिटी में एक फैक्ट्री में ये फैसिलिटी होना चाहिए कि आप इजीली वर्कर्स के लिए टॉयलेट्स और यूरिनल्स का अरेंजमेंट करके रखो। ऐसे नहीं कि मतलब इजीली यूज़ कर सके एक वर्कर, ऐसे टॉयलेट्स और यूरिनल्स फैक्ट्री में होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मान लो कि आपकी जो फैक्ट्री है वो प्रभात में है, अब आपको साइड वाली बिल्डिंग में जाना है टॉयलेट्स के लिए, यूरिनल्स को यूज़ करने के लिए, या रोड क्रॉस करके सामने वाली बिल्डिंग में जाना है, या मान लो कि आपको अशोका गार्डन में जाना है, तो इस टाइप से नहीं होना चाहिए। यूरिनल्स और टॉयलेट्स फैक्ट्री में ऐसे होना चाहिए कि जब तक वर्कर्स फैक्ट्री में वर्क कर रहा है तब तक वो उसको ईजिली यूज़ कर सके। मेल और फीमेल के लिए सेपरेट टॉयलेट्स का अरेंजमेंट होना चाहिए। यहाँ पर टॉयलेट्स और यूरिनल्स में भी प्रॉपर लाइट की फैसिलिटी होना चाहिए, ड्रेनेज की फैसिलिटी होना चाहिए, ताकि उसका भी पानी इधर उधर ना निकले। और जैसे यहाँ पर हम स्वीपर्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करवा सकते हैं, जिसकी प्राइमरी ड्यूटी यही होना चाहिए कि वो टॉयलेट्स और यूरिनल्स को प्रॉपर टाइम टू टाइम क्लीन करने का काम करें। अब यहाँ पर जो टॉयलेट्स और यूरिनल्स की जो दीवारें रहती है तो वो आसपास में मतलब टाइल्स लगी रहना चाहिए, या फ्लोर मतलब चिकनी सतह वाली होना चाहिए, जिसको इजीली हम इनफेक्टेड या फिर ये समझ लो कि जो मतलब अदर क्लीनिंग प्रोसेस रहती है उसके थ्रू इजीली हम यहाँ पर उसको क्लीन कर सकें। तो ये था यहाँ पर आर्टिकल 19 में टॉयलेट्स एंड यूरिनल्स की फैसिलिटी एक फैक्ट्री में वर्कर्स के लिए। अब हम बात करते हैं लास्ट आर्टिकल यहाँ पर 20 स्पिट विंस की।
अब देखो, एक फैक्ट्री में जो कन्वीनियंट पॉइंट रहता है वहाँ पर स्पिट विंस रखे होना चाहिए और वो क्लीन भी होना चाहिए, हाइजेनिक भी होना चाहिए। प्रोमिनेंट लोकेशन पर यहाँ पर या प्रोमिनेंट पॉइंट पर यहाँ पर एक नोटिस बोर्ड लगा देना चाहिए कि जैसे आपने देखा भी होगा कि यहाँ थूकना मना है, स्पिटिंग इज प्रोहिबिटेड हियर, ऐसा लिखा होता है। तो ये ऐसे नोटिस बोर्ड लगा देना चाहिए। और अगर कोई भी वर्कर्स या फिर कोई अदर मेंबर भी अगर फैक्ट्री में आता है और अगर वो उस रूल्स का, रेगुलेशन का वायलेशन करता है तो यहाँ पर उसको पनिश किया जाएगा और साथ ही उसको यहाँ पर जुर्माना भी देना होगा। तो ये थे यहाँ पर एम्प्लॉय की हेल्थ के लिए आर्टिकल। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 का है जिसके अंडर में ये प्रोविज़न प्रोवाइड करवाए गए हैं एम्प्लॉय की हेल्थ के लिए। तो आर्टिकल 11 में क्या दिया हुआ है, क्लीन लाइन्स दिया हुआ है। आर्टिकल 12 में दिया हुआ है कि जो भी वेस्टेज है उनको प्रॉपर डिस्पोज कर पाए हम, ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए। फिर वेंटिलेशन और टेम्परेचर का मतलब प्रॉपर वेंटिलेशन और टेम्परेचर दोनों होना चाहिए। फिर डस्ट और फ्यूम्स को जैसे चिमनी के थ्रू जो भी फैक्ट्री का धुआं है हम उसको ओपन एयर में छोड़ सके। फिर यहाँ पर आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन है, मतलब यहाँ पर देखो कमरे की जो हवा है उसमें नमी बना करके रखने के लिए ये नॉर्मली कहाँ यूज़ होता है, क्लॉथ फैक्ट्री में यूज़ होता है। ओवर क्राउड मतलब ज़्यादा हल्ला भी नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा मतलब भीड़ भाड़ होगी, हल्ला होगा तो क्या वर्कर्स अच्छे से काम कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे। फिर लाइटिंग का अरेंजमेंट होना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, टॉयलेट्स और यूरिनल्स का अरेंजमेंट होना चाहिए और स्पिट विंस का भी अरेंजमेंट होना चाहिए। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।